Right, but you bear with me. I'll read the extract very quickly once again. Impact of extracting natural resources. हम 2024 नवंबर का 41 वेरिएंट कर रहे हैं क्योंकि 43 वेरिएंट ऑफ जून सेम था एज 41 जो हम कर चुके थे. Many low income countries have high unemployment and large deposits of unused natural resources. In 2007, Ghana discovered a new offshore oil field and extraction started in 2010. The discovery and extraction of such natural resources can create jobs that increase incomes and consequently GNI. The additional income will lead to an increase in spending on both domestic and imported goods and services, creating further employment in other sectors through the multiplier effect. काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है कि कैसे ये जो डिपॉजिट्स निकलते हैं, नई डिस्कवरीज होती हैं, इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट देती हैं. हाउएवर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल में क्राउड आउट पे एक मिनट बात कर लेते हैं. क्राउडिंग आउट मीन्स एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव की वजह से नलिफाई हो गया. मसलन जैसे हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन में क्राउडिंग आउट कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है विद द होप के इकोनॉमी ग्रो करेगी लेकिन लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, तो अब कमर्शियल बैंक्स के लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाएगा. एक्सपेंशनरी इफेक्ट जो आना था वो क्राउड आउट हो जाएगा. तो इस केस में एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल में क्राउड आउट अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्योंकि वर्कर्स माइट मूव फॉर एग्जांपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग टू माइनिंग सेक्टर ड्यू टू हायर वेजेस. Also, the prices of houses, lands, and locally produced goods may increase. This could increase cost of living and discourage businesses from operating in the affected region. अब क्योंकि वर्कर्स मूव कर जाएंगे ऑयल की माइनिंग वगैरह पे, ज़्यादा लोग आएंगे तो घरों की प्राइसेस भी बढ़ेंगी उस इलाके में, महंगाई आएगी जिसकी वजह से और बिजनेस उधर सेटअप होने से डिस्करेज हो जाएंगे. Export of oil from Ghana causes inflow of United States dollars, USD, increasing the exchange rate of Ghana's currency, the cedi. The appreciation reduces the competitiveness of Ghana's agriculture and manufactured goods, leading to an increased demand for imports. This loss of competitiveness is referred to as Dutch disease, reflecting the experience of Netherlands following the exploitation of natural gas reserves. जी. हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने. डच डिजीज बिल्कुल यही है. उसने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये डायरेक्टली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं था. उसने एक्सप्लेन किया कि भाई घाना जो है जब ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसको इनफ्लोज ऑफ डॉलर्स आती है जिससे करेंसी उनकी अप्रिशिएट होती है और उनकी दूसरी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स महंगी हो जाती हैं, उनकी डिमांड गिर जाती है. इसको डच डिजीज बोलते हैं कि एक सेक्टर की इंप्रूवमेंट अप्रिसिएशन जब लाती है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, बाकी सेक्टर्स उससे डिसएडवांटेज का शिकार होते हैं. नेदरलैंड में भी ऐसा हुआ था. जब उनके नेचुरल गैस रिजर्व्स निकले, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उनकी करेंसी अप्रिशिएट हुई और उनके दूसरे सेक्टर्स डिस्टर्ब हुए. शाबाश, वेरी गुड. Oil provides the Ghanaian government with revenue from the tax on each barrel of oil produced. This revenue can be used to provide transfer payments and goods and services such as roads, health facilities, public water supply. These can benefit both households and businesses. Alternatively, the presence of such revenues can create corruption and conflict as political groups compete for them. कोई कंफ्यूजन इस पैराग्राफ में? ओके. अब एक उन्होंने एक टेबल सा दिया हुआ है, इसको हम क्वेश्चन पे आके देखेंगे. अब जी, extract of natural resources has also affected Ghana's economic performance as shown in table 1.1. HDI बढ़ा है, GNI तकरीबन डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है और एक्सचेंज रेट अलबत्ता अप्रिशिएट हुआ है. पहले 1.06 सेडी में $1 आता था, अब सिर्फ 0.17 सेडी में $1 आ गया. तो वो बहुत अप्रिशिएट हुआ है जैसे उन्होंने ऊपर बोला. अब मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन, विद द एड ऑफ अ डायग्राम explain the effect of natural resource development on the potential growth of Ghana. कौन सा डायग्राम बनाएंगे? तसल्ली से सोचें. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और दूसरा कौन सा एक्सेप्टेबल है? पीपीसी भी बना सकते हैं, बाहर शिफ्ट कर सकते हैं. तो
बहुत सिंपली, सबसे पहले लेबल सही रखने हैं। अगर आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला बनाते हैं तो इस साइड पे प्राइस लेवल, इधर रियल जीडीपी या वाई लिखें और इसको इस शेप में बना के पूरा आउटवर्ड शिफ्ट दिखाएं, एल आर एस। एक ही बात है। जीडीपी बेटे तीन तरीकों से मेजर होता है ना, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब इधर आ गया जी गुड वाई, पूरा लिखिएगा, गुड एक्स पहला पीपीसी, उसको हम ए बी का नाम दे देते हैं और फिर इसको पूरा बाहर शिफ्ट करके सी डी का नाम दे देते हैं। दिस शुड गिव यू 2 मार्क्स। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। क्यों नए रिसोर्सेज जब डेवलप होते हैं पोटेंशियल ग्रोथ आती है? कम ऑन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करें क्यों पीपीसी बाहर शिफ्ट हो रहा है नए रिसोर्सेज के डेवलप होने से, नेचुरल रिसोर्सेज के। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, और बोले। कम ऑन बच्चों, एएस का पहला चैप्टर, से समथिंग जिससे मुझे लगे कि नहीं, एक्सपोर्ट्स डू नॉट शिफ्ट पीपीसी बेटे। जरा ऊंचा बोले। Yes, due to increase in quantity of resources in this case and due to increase in productive capacity. Potential growth happens when resources की quantity या quality बढ़े, इस case में quantity बढ़ी है, they'll have their own natural resources, their own oil. As a result, cost of production will fall, long run aggregate supply will shift, PPC will shift. आसान सा था, आप लोग जरा एक्सप्लेनेशन में अटक गए थे। सो लेट्स गो, चले पहले दूसरा क्वेश्चन कर लें, फिर एक ही बार मार्क्स स्कीम पे जाते हैं। Explain how the extraction of natural resources in Ghana will create further employment in other sectors. अच्छा, पहले वाले में मैं भूल गया था, potential growth को define करना चाहिए था। What is potential growth? शाबाश बताएं, what is potential growth? इतने अच्छे बच्चे हो, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आप लोग पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में स्टक हो रहे हैं। बताइए मुझे, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रोथ? अरे यस, in the economic potential of a country. It is the increase in productive capacity of the country. This is the long run growth which happens due to shift in long run aggregate supply or due to PPC shift. इसी में ही आपके सारे एक्सप्लेनेशन हो गई थी और फिर ग्राफ बना के उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, पीपीसी एलआरएस बाहर शिफ्ट होगा और नेचुरल पोटेंशियल ग्रोथ आएगी। Explain how the extraction of natural resources in Ghana will create further employment in other sectors through multiplier effect. Again, never forget to define the main key term. Multiplier effect क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए। मैक्रो की रिवीजन वीक लग रही है, जाए बताएं बच्चों। हम्म, सही जा रहे थे, रुक गए हो, आगे बताओ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब कोई बच्चा प्रॉपर डेफिनेशन देता है मल्टीप्लायर की? जरा ऊंचा बोलें। Perfect definition. When a change in an injection or a withdrawal causes a greater change in national income than the original injection or withdrawal. तो multiplier बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा जरा सुन लें। Multiplier effect refers to a change in injection or withdrawal that causes a proportionately larger change in national income. अब क्यों ऐसे होता है, जैसे इन्होंने बोला साइक्लिकल नेचर, अनस ने, कोई और बच्चा एक्सप्लेन करे क्यों मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है जब गाना में
फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों की क्या बढ़ेंगी और उससे क्या बढ़ेगी जिससे मल्टीप्लायर आएगा? यस, इनकम्स बढ़ेंगी जिसको वो स्पेंड करेंगे, उससे दोबारा सीरीज ऑफ इनकम जनरेट होंगी, फिर वो दोबारा स्पेंड होंगी डिपेंडिंग ऑन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी ही डिटरमिन करेगा कितना मल्टीप्लायर है। ठीक हो गया? थोड़ा सा जरा वीक आंसर्स थे फॉर टू वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जी मेरे बच्चों, जरा ऊंचा बोले बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आई कैन स्टिल नॉट हेयर यू। लेट्स गो टू द मार्क स्कीम, दैट शुड हेल्प यू आउट। कोई कंफ्यूजन थी तो फिर बात करेंगे। क्वेश्चन की वर्डिंग को देखा करो बड़े गौर से, दैट इज द मेन थिंग। पहला क्वेश्चन, बिफोर आई शो यू द आंसर, विद द एड ऑफ अ डायग्राम, अब डायग्राम बनाना मस्ट है, समझ लो 4 में से 2 मार्क्स। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ गाना। तो पहले पोटेंशियल ग्रोथ को डिफाइन करो, फिर पीपीसी को बाहर शिफ्ट करो या लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ गाना, 1 मार्क। PPC or LRAS curve will move outward. Axis properly labeled, shift in PPC or shift in long run aggregate supply, मैं कहूँगा साथ में increase in quantity of resources भी बोल दो और reduction in cost of production भी बोल दो। तो सब बच्चों को 100% क्लियर हो गया है? ये वाला डायग्राम हमने बनाया था। अब मेरे बच्चों, एक्सप्लेन हाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन गाना will create further employment in other sectors through the multiplier effect. Again, multiplier is the total increase in national income या output from an increase in injection into the circular flow of income। आप अपनी वाली डेफिनेशन दें, दोनों मार्क्स हैं। आर्टिकल आइडेंटिफाइज, हमने अगली बात की नहीं थी। आर्टिकल आइडेंटिफाइज न्यू जॉब्स एंड देयर एसोसिएटेड इनकम्स, those incomes will be spent again, new round of jobs incomes बनेगा, वो spend होंगी। MPC जितना ज़्यादा होगा उतना multiplier effect आएगा। Everyone totally clear on these first two questions? मेरे ख्याल में 8 out of 8 के questions थे, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना आंसर्स, चंद बच्चों ने बहुत अच्छा बताया, बाकी खामोश रहे। मे बी दे वर नॉट जस्ट नॉट पार्टिसिपेटिंग, अदरवाइज 4 मार्क्स मुझे लग रहे हैं एज अ होल ग्रुप, तो थोड़े कम हैं। लेट्स सी जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन्स बाय द डच डिजीज एंड यूजिंग फिगर 1.1 कंसिडर टू व्हाट एक्सटेंट गाना सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अगेन पहले मार्क स्कीम को डिकोड करो। 4 मार्क्स का है, 2 मार्क दे देगा डच डिजीज को समझाने में, और 2 मार्क जब हम टेबल देखेंगे कि क्या घाना में वाकई डच डिजीज है या नहीं, उसके ऊपर कमेंट और कंक्लूड करने में। समझ आ गया क्वेश्चन? एक्सप्लेन व्हाट द इंफॉर्मेशन मीन्स बाय द डच डिजीज एंड यूजिंग फिगर 1.1 कंसिडर टू व्हाट एक्सटेंट गाना सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अब चलते हैं जी डच डिजीज के बारे में उसने क्या बताया इस पैराग्राफ में, इसको देखें और कोई बच्चा अब्दुल रहमान के अलावा मुझे बताए डच डिजीज क्या है। वाह, शाबाश। नहीं मेरा बेटा, नहीं, यहाँ पे तुम गड़बड़ कर जाते हो हमेशा। बात बिल्कुल सही स्टार्ट करके फिर बिल्कुल यू टर्न ले लेते हो। एनीवन एल्स? यस, ये मेन चीज़ है माजिन, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिमांड फॉर नेचुरल गैस, नेदरलैंड में उनकी करेंसी राइज हुई थी, जिससे दूसरे सेक्टर्स एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर वगैरह डिस्टर्ब हुए, और घाना पे भी उसी चीज़ का खतरा है। अब घाना के एंगल से बताएं या नेदरलैंड के, दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि डच डिजीज़ कह रहा है तो नेदरलैंड का रेफर देना बेहतर है। कि जैसे नेदरलैंड में नेचुरल गैस रिजर्व निकले, उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उससे उनकी करेंसी अप्रिशिएट हुई, और इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे सेक्टर्स अनकम्पिटिटिव हो गए, एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरी, इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ी।
तो ये एक किस्म का क्राउडिंग आउट ही है। अब ज़रा टेबल 1.1 देखें। फ्यूल की एक्सपोर्ट्स आपको क्या लग रहा है ओवर पीरियड, ये जो डब्बे डब्बे बने हुए हैं, ज़्यादा हुई हैं कि कम हुई हैं? इंक्रीज हुई हैं फ्यूल एक्सपोर्ट। अब बाकी सेक्टर्स देखते हैं। मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स क्या हो रही हैं? कम हुई हैं। ओर्स एंड मेटल एक्सपोर्ट्स भी रिलेटिवली, और एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल एंड फूड एक्सपोर्ट्स भी रिलेटिवली कम हुई हैं। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे विद द कंक्लूजन दैट, क्या लग रहा है आप लोगों को, डच डिजीज है घाना में? क्या दूसरे सेक्टर सफर कर रहे हैं? डेफिनेटली। सो डच डिजीज इज वेरी मच प्रेजेंट। तो लेट्स लुक। जी बोलें। नहीं, मेंशन करें, फिगर्स यूज करें, ज़्यादा अच्छी बात है। When natural gas was discovered and exported from Netherlands, this caused exchange rate to rise and made manufactured exports more expensive, which led to a fall in manufacturing output. Exports 3 marks यहाँ। Manufactured exports fell from about 25%, house ने figure use किए हैं, to less than 10%. Chart 2 would support the claim. बिल्कुल Dutch disease है जी। Everyone clear on this जी? तो तसल्ली से अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें सच क्वेश्चंस। जी लास्ट क्वेश्चन। अब इस बार मैं ना बताऊं, आप में से कोई बच्चा मुझे प्रॉपर, मैं डेटा दिखाऊंगा, मुझे प्रॉपर आंसर दीजिएगा। यूज द इंफॉर्मेशन टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन गाना। सबसे पहले आपने क्या करना है? शाबाश, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन नहीं करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? शाबाश, थोड़ा सा हाफ डेफिनेशन थी, ठीक बोला आपने। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इंक्लूड्स, यस, यस, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, जीडीपी एटसेट्रा। गुड। ये हमारा 1 या 2 मार्क्स, एक ही मार्क मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब चलते हैं जी। हमने ढूंढना है कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या ऐसी बात है जिनसे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते नजर आ रहे हैं। खुद सोचना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर जीडीपी का राइज, इनकम्स का राइज, फिर उसके बाद एचडीआई का राइज, वो भी हमारे पास टेबल है। फिर उसके बाद जी, उसके बाद आपने देखना है हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, इस चीज़ पे कुछ एविडेंस है। और फिर देखें क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहे हैं और क्या इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में कुछ बताया है कि नहीं, तसल्ली से देखें जी। टेक योर स्वीट टाइम। पहले, why standard of living might have increased? एब्सोल्युटली मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इनकम्स बढ़ेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगी। जी, साथ में वो क्या कर रहे हैं, जब इनकम बढ़ रही है दे विल इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे उनकी चॉइस, वेलफेयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ेंगे। लेकिन क्या, आगे कुछ देखें, क्यों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने की बात कोई हो रही है? यस, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट, बिल्कुल सही है। दूसरे सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, डच डिजीज, ये सब कुछ वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं है जीडीपी बढ़े। और लास्ट पैराग्राफ में क्या है जी? गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू आता है जिसको वो यूज करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स या रोड्स, हेल्थ, पब्लिक वाटर सप्लाई, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? अच्छा सॉरी, नीचे भी है, यहाँ पे देखो, एच डी आई बढ़ा है, जी एन आई बढ़ा है, इस सब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का नजर आ रहा है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? जीनी कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ हमें, इन्वायरमेंट के ऊपर कितने बुरे हालात आए हैं वो नहीं बताया हुआ हमें। सो वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। सॉरी, हेल्थ का बताया बेटे उसने, यहाँ पे देखो,
हेल्थ फैसिलिटीज, ये देखो, ठीक है। तो जो उसने बताया वो ना कहो। वो नहीं मेंशन। तो अब आप कंक्लूड करें जी, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घाना के बढ़ेंगे? बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इतना ऑयल निकला है, क्या उनको फायदा होगा? यस, there is enough evidence, but there is evidence that standard of living will rise, but not enough evidence. हमारे पास बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है, but to conclude standard of living may rise. ठीक हो गया ना? तो let's have a quick look at what they're expecting. Increase in jobs in oil related industries, increase in incomes, wide range of goods and services, 3 mark तो यहीं आ गए. Job losses another part of economy, 1 mark. Improvement in GNI more than double. HDI 6 marks तो यहाँ पे आ गए. But no data on distribution of income, working hours, leisure, level of pollution. Chart 2 shows percentages, so not possible to know if employment has increased or decreased in different sectors. Conclusion: a good deal of information suggests standard of living has improved, but data not definitive. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? लिस्ट करोगे तो मैक्सिमम 4 मार्क्स. थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा सब बातों को, मल्टीप्लायर सारा कुछ. राइट जी, सो वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डाटा रिस्पॉन्स था. लेट्स गो टू सेक्शन बी. क्या मेरा बेटा? लिख सकते हो बिल्कुल, उससे स्टैंडर्ड लिविंग डाउन जा रहे हैं क्योंकि बिजनेसेस डिस्करेज हो रहे हैं. जो जो बात सही करोगे वो लिखे लेंगे आपकी. ठीक है. अब मेरे बेटे देखें, लेट्स जस्ट लुक एट द 3 क्वेश्चन, जो 4, जो मैं चैप्टर्स बार बार कहता हूँ: इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म. पहला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन से आ गया. दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म से आ गया. इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग 11 यूनिट्स, आप 4 अपने पक्के करें पहले. इनके क्वेश्चंस कामरान मलिक के आंसर से, मार्क स्कीम से बहुत फिट कर लें. इन्हीं में से मिलता जुलता क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मई जून में भी आ जाएगा जी. Government in many countries are promoting the policies that reduce the impact of negative externalities. Evaluate using appropriate diagrams the extent to which two policies used to reduce negative externalities can also improve allocative efficiencies. तो सबसे पहले मैं तो स्टार्ट करूंगा एलोकेटिव एफिशिएंसी से. बता दें जी, मैं हर बार बताता हूं, आज आप लोग बता दें. बहुत अच्छे जी. Allocative efficiency refers to a situation where goods and services are produced. हाँ, ये मजा आया ना, सही डेफिनेशन. हाँ. हम्म. यस. यस. परफेक्ट. ये आपके एलोकेटिव एफिशिएंसी हो गई जी. एलोकेटिव एफिशिएंसी इज allocating resources to produce goods and services that consumers most desire, where social welfare is maximized. It occurs when marginal social cost is equal to marginal social benefit. Marginal cost is equal to price या AR, डिमांड का भी प्राइस होती है. कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड. एक बार ड्रॉ कर दूं डायग्राम्स या सबको पता है? ओके. डिमांड कर्व को एमएसबी लिखो. सप्लाई कर्व को अक्सर बच्चे एमएसबी लिख देते हैं. नहीं बेटे, सप्लाई इज द कॉस्ट कर्व, उसको एमएससी लिखें. तीनों क्राइटेरियंस, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, एमएससी इज इक्वल टू एमएसबी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज, सब आ गए आपके. अब उसके बाद नेक्स्ट मैं जाऊंगा जी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे, और इसका बताऊंगा कि एक मार्केट फेलियर है. जरा अच्छी तरह मुझे बता दें, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज? Yes, Nazim, very good. These are harmful spillover effects on third parties as a result of an economic transaction
and those parties were not directly involved in that transaction. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज एंड कंजम्पशन। अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बच्चे वो चले जाते हैं मेरिट गुड्स वगैरह पे, नहीं बेटे। अब आए जी, इट इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है? Very good. When free market forces of demand and supply fail to allocate resources efficiently, some goods are overproduced, overconsumed, some underproduced, underconsumed due to lack of information or not accounting all relevant costs and benefits. अब यहाँ पे हम पहले नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी पे जाएंगे। बच्चों माय मशवरा, दोनों करेंगे। तो पहले प्रोडक्शन एक्शनैलिटी पे जाते हैं। कोई fictitious बिजनेस माइंड में क्रिएट करो, केमिकल प्लांट, स्टील मिल यूजिंग कोल फायर्ड पावर प्लांट या स्टेशन, एनर्जी। तो उससे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे और बहुत सारी कार्बन एमिशन होगी, CO2 रिलीज होगी, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी। क्लीन अप कॉस्ट आएगी जो कि गवर्नमेंट को, या हेल्थ इश्यूज जो कि साथ रहने वाले पासर बाइज को देने पड़ेंगे, ठीक है ना, स्टैंड बाय स्टैंडर्ड्स को। वेरी नाइस। फिर इसी तरह आप बात कीजिएगा कि जब वो अपने केमिकल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करेंगे या मैन्युफैक्चर्ड स्टील ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कंजेस्शन होगी, नॉइज होगा, पोल्यूशन होगी। फिर वो जब केमिकल्स डंप करेंगे ओशंस में, रिवर्स में, मरीन लाइफ खराब होगी, सीनिक ब्यूटी खराब होगी, लोकल लोग बीमार होंगे। ये सारी कॉस्ट प्रोड्यूसर्स नहीं देते, कंज्यूमर्स नहीं देते। ना ये प्राइस में शामिल होती है, ना ये प्राइवेट कॉस्ट में शामिल होती है। इसलिए marginal social cost becomes greater than marginal private cost and market fails, resources are over allocated, there is dead weight loss, जो कि हम नीचे डायग्राम में अभी दिखाएंगे उनको। ये देखो मेरे बच्चों, आई एम श्योर यू मोस्ट ऑफ यू नो इट बाय नाउ, क्योंकि हर दूसरी क्लास में। जी मेरा बेटा, प्राइस कॉस्ट बेनिफिट, प्राइस क्वांटिटी, सप्लाई कर्व, MPC। प्राइवेट सेक्टर एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिडर नहीं करता। डिमांड कर्व हम इग्नोर करें एक्सटर्नल बेनिफिट्स को और उसको MSB लिख रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम मार्केट, ये क्वांटिटी मार्केट जो ऑब्वियसली ओवर प्रोड्यूस्ड हो रही है, और ये प्राइस मार्केट जो ऑब्वियसली कम है। अब मेरे बच्चों अगर हम एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड करते, सप्लाई कर्व कॉस्ट बढ़ने से लेफ्ट पे शिफ्ट होता, अब ये बन जाता MSC, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाता, ऑप्टिमम लेवल पे प्राइस भी आ जाती, ऑप्टिमम यानी आइडियल लेवल पे, और क्वांटिटी भी ऑप्टिमम लेवल पे। ये आपका मार्केट फेलियर था, ओवर प्रोडक्शन, और vertical distance between the two curves is marginal external cost and this shaded area is dead weight loss। इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें, आपका प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज का मार्केट फेलियर दूर हो गया, सॉरी क्लियर हो गया। हमने दूर नहीं किया, सिर्फ समझाया है। अब मुझे बताएं कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज का मार्केट फेलियर क्या होता है? माजिन क्या कह रहे हैं? नहीं, हम कौन सी ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जिनका थर्ड पार्टीज पे? Passive smoking. A person smoking for his pleasure will cause nuisance for those around him, और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहा उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को, तो लंग डिजीज, रेस्पिरेटरी इश्यूज, हत्ता कि कैंसर भी हो सकता है। Some researchers suggest that passive smoking is even more dangerous than active smoking, right? उसके अलावा हम क्या सी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनका थर्ड पार्टीज पे बुरे असर जाते हैं? पेट्रोल डीजल कार्स, उसके एमिशंस। और हम क्या करते हैं, लिटरिंग कर देते हैं, प्रॉपर जगहों पे वेस्ट डिस्पोजल नहीं करते, उससे भी एनवायरनमेंट, वो बायोडिग्रेडेबल चीजें नहीं होती, शॉपिंग बैग्स वगैरह यूज करते हैं, उससे मसला आता है। जी मेरा बेटा। डेफिनेटली मैंने बोला था वो, यस। अब मेरे बच्चे इसका डायग्राम करते हैं। एक बार फिर मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, सिगरेट पीना कंज्यूमर ज्यादा एंजॉय कर रहा है या सोसाइटी?
यस। हाँ, सप्लाई कर्व को आप एमएससी लिख दोगे, हम एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात यहाँ नहीं कर रहे। इक्विलिब्रियम मार्केट, क्वांटिटी मार्केट जो ऑब्वियसली ओवर एलोकेटेड है, और प्राइस मार्केट। डिमांड कर्व वाज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, जो स्मोकर को, डीजल गाड़ी चलाने वाले को, धुआं निकालने वाले को मिल रहा है, उसका बेनिफिट सोसाइटी से ज्यादा है। सोसाइटी का सोशल बेनिफिट कम है, क्योंकि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स में से एक्सटर्नल कॉस्ट निकल रही है। अब इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम पे आएगा, क्वांटिटी ऑप्टिमम पे आएगी, और प्राइस भी नीचे होके ऑप्टिमम पे आ जाएगी। Vertical distance between the two is MEC. This was the whole area of dead weight loss. समझ आ गया मेरे बच्चों? एक में सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, एक में डिमांड कर्व को। सिर्फ इन लेबल्स की वजह से बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि एंड तक डिमांड को MSC लिख देते हैं और सप्लाई को MSB लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या। इट्स सो इजी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। चलें जी, अब वापस वही कहानी। क्या करे गवर्नमेंट जी? दो पॉलिसीज की जगह हम तीन करेंगे। गवर्नमेंट क्या लगाए ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड कंज्यूमर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? कितना लगाए? नहीं, पहले एक को कंप्लीट करें। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट पर यूनिट के बराबर। उससे दोबारा डायग्राम बनाएं, सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, सप्लाई प्लस टैक्स, वो अब ऑप्टिमल लेवल पे कंजम्पशन आ जाएगी। आप, हाँ, उसने मार्क्स की में यही कहता है अक्सर वो, कि रीड्रॉ और अमेंड द करंट डायग्राम, उसी के साथ टैक्स लिखते हैं। या रेफर टू डायग्राम वन ऑलरेडी ड्रॉन दिस। हाँ, एमईसी के बराबर हमने टैक्स लगाया, लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ सप्लाई का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। जी मेरा बेटा। नहीं, दैट वोंट वर्क, दैट वोंट वर्क, बिकॉज फिर आपको बताना पड़ेगा कि प्राइस में, जैसे समझाता हूं, रेफर टू डायग्राम वन। एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स imposed equal to MEC, price rose from PM to P optimum, quantity fell from QM to Q optimum, dead weight loss was removed। समझ आ गया? या इस तरह करके रेफर करें तो फिर ठीक है। इधर बेटे टाइम बचाने की कोशिश ना करना, एफिशिएंसी 40 मिनट में हो जाता है। अब मेरे बच्चों, क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस काम नहीं करेंगे? अच्छा, देयर इन्फ्लेशनरी इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। एमईसी गवर्नमेंट को, इन इलास्टिक डिमांड स्पेशली फॉर डीमेरिट गुड्स, वेरी गुड। रेवेन्यू जनरेट होता है, वो हम फायदा बता देंगे पहले, कि प्राइस बढ़ी, डेड वेट लॉस कम हुआ, या बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी चाहिए होगी, पॉसिबल ही नहीं। यस, गवर्नमेंट सही एमईसी एस्टिमेट नहीं कर सकती, ओवर या अंडर टैक्स कर देगी। यहां पे लाजमी लिखना, मार्केट फेलियर रिमूव करने की बजाय गवर्नमेंट फेलियर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अवेयरनेस कैंपेन्स। डू आई नीड टू रिवाइज? बच्चों याद हो गया अब ये सारा? बता दें, कोई बच्चा जिसको नहीं, या क्लासेस नहीं ली, तो एक बार मैं करवा दूं। Sure. Government can direct awareness campaigns, advertisement. They can use media like print media, newspapers, electronic media like television and radio, social media like websites, to make consumers aware of harm of demerit goods and how the production is causing harm to the environment, melting glacier, all that, global warming बताएं। उससे इंफॉर्मेशन फेलियर दूर होगा। अगर कैंपेन परसुएसिव थी, बहुत वेल डिजाइन थी, आहिस्ता आहिस्ता नजेस आएंगे, इसको नज थ्योरी बोलते हैं। लोगों को एहसास होगा, they'll start moving away from demerit goods and firms might start moving towards greener technology. However, these campaigns are very expensive, पूरे मुल्क में करनी है, वाइड स्कोप कैंपेन्स हैं, कॉस्ट आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, फिर इनका इफेक्ट मेरा बच्चा बहुत लॉन्ग रन में जाके आएगा, फौरन नहीं आता, एक दो जनरेशंस लग जाती हैं फॉर पीपल टू लिसन। और उसके बाद द कैंपेन माइट नॉट बी वेरी वेल डिजाइंड, गवर्नमेंट में बी लैकिंग बजट और क्रिएटिविटी। ठीक हो गया?
फिर और हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट, सॉरी, हम्म, पोल्यूशन परमिट्स। अनस आप ही बता दो, पोल्यूशन परमिट्स क्या होते हैं, कैसे फायदा, क्या नुकसान? या माजन आप बताओ, शाबाश। शाबाश। शाबाश, वेरी गुड माजन, वेरी गुड। मॉक्स के मुकाबले में तुम्हारे पेपर से ये बेहतर आंसर है इस वक्त। दिस इज अ गुड साइन। मुश्किल हो जाएगा, आर्मी ऑफ इंस्पेक्टर्स चाहिए होगी। हाँ, हिडन पुलिसिंग कॉस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरे बच्चों, वापस जाते हैं। माजिन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, बच्चों की आवाज बहुत कम आती है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Government can also restrict external cost by issuing firms pollution permits. These permits give a limit of how much firms can pollute, maximum limit. So those firms that are dirty will exhaust their license first. Since these permits are tradable, they will have to buy permit from clean firms who haven't used them fully. As a result, clean firms' cost will reduce, dirty firms' cost will increase. Both will get incentive to switch towards greener technology. And government can keep pollution at a certain level. However, government is sometimes too generous in giving pollution permits or sometimes too strict, which causes unemployment and disincentivization for businesses. Also difficult to monitor who's the culprit, or sometimes, checking meters at all time, you need a lot of inspectors to be able to ensure this policy. समझ आ गया मेरा बच्चा? अब मेरे बेटे कंक्लूजन तरफ जाते हैं। इवैल्यूएशन हो गई है। लिमिटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज वाज द इवैल्यूएशन। किस हद तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को आ सकते हैं? यस, लिमिटेशंस हैं। यस, यस, यस। ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस रिपीट कर रहे हो, मीन अच्छा बोल रहे हो, लेकिन एनालिसिस को दोबारा पूरा रिपीट किए जा रहे हो। कीप इट ब्रीफ। 2 मार्क्स का कंक्लूजन है। एज डिस्कस्ड अबव, government can use various policies to reduce negative externalities and come to socially optimum output or closer to it. However, some policies may work in short run, some in long run. Elasticity, misinterpretation by the government may make the policies, yeah, corruption by the officials make the policies ineffective. However, there is a case for government intervention, but to say that market failure will be entirely removed is a big assumption and that cannot be achieved. समझ आ गया मेरे बच्चे? ट्राई नॉट टू गेट इनटू द लूप ऑफ रिपीटिंग योर एनालिसिस। बोल आप बिल्कुल सही रहे थे। मैं आपका टाइम बचा रहा हूं कि रादर देन राइटिंग 8 लाइंस फॉर कंक्लूजन, जस्ट 3 लाइंस में आपका काम बन जाए। अब मुझे बताओ बच्चों, सब समझ आ गया था? कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, आई थिंक वी हैव टाइम टू डू क्वेश्चन नंबर 3। खैर, स्मार्ट बच्चों, डू नॉट चूज दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको अंदाजा होगा कि आपके मार्क्स नहीं इसमें अच्छे आएंगे। अभी रिसेंटली किसी स्कूल में ये मॉक में था और बच्चों ने बहुत सिली आंसर्स दिए हुए थे। पता ही नहीं था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट क्या है, और आसान सा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाला क्वेश्चन छोड़ के ये अटेम्प्ट किया हुआ था। सो यस, सारा होगा, सारे होंगे। क्या बात है, शाबाश, शाबाश, शाबाश। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। बहुत अच्छे, शाबाश। तो लेट्स स्टार्ट विद की टर्म्स। Profit maximization. Profit is the difference between total revenue and total cost, including two opportunity cost: owner's time invested, yani wage forgone, and owner's money invested, yani
interest foregone, two hidden implicit costs. Profit maximization occurs when MC is equal to MR. When the additional cost of making the last unit is equal to additional revenue earned from it, profit has been maximized. उस यूनिट पे कोई प्रॉफिट नहीं, पिछला सारा प्रॉफिट आपने एब्जॉर्ब कर लिया. Sales maximization, on the other hand, refers to a point of output where average cost is equal to average revenue. ठीक है? When per unit cost becomes equal to per unit revenue, firm's sales is maximized. This is for growth. Principal agent problem exists in public limited companies. Principals are the owners, in other words, shareholders, who do not control the firm. Their aim is maximizing profits so their dividends rise and they can gain a lot from their investment. Whereas agents, which are managers and directors who actually run the company, technocrats, उनका aim होता है long term growth, because उनकी salaries, promotion, status सब कुछ linked है कंपनी की ग्रोथ के साथ, तो वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे. तो इनका दोनों का एक inherent conflict of objective आ जाएगा. तो जब डायरेक्टर्स चला रहे हैं, मैनेजर्स चला रहे हैं, प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा और ग्रोथ को फॉलो किया जाएगा. अब आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे जिसके बहाने आपका एक एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी हद तक अटेम्प्ट हो जाता है. आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे नहीं रुकेंगे, प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, क्वांटिटी, आप सारे ऑब्जेक्टिव्स दिखाएंगे. डिमांड, एआर, फिर एमआर को नीचे लाएं तकरीबन हाफ में. नॉर्मली हम एवरेज कॉस्ट इधर से ड्रॉ करते हैं क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव दिखाने एवरेज कॉस्ट को इधर से ड्रॉ करें और एमसी को उसके लोएस्ट पॉइंट से गुजारें. अब मेरे बच्चों, मैंने पहली आउटपुट ली है एमसी एमआर वाली, आउटपुट 0, और मैंने डिमांड कर्व तक, हमेशा प्राइस डिमांड कर्व से बनती है, प्राइस ली, प्राइस 0. ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो रहा है जी पूरा? यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब मैंने एमआर को 0 तक जाने दिया और डिमांड कर्व तक जाके प्राइस बनाई. ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो रहा है जी? सॉरी, हाँ, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. वेरी गुड, Q1 पे. ठीक है, जब एम आर इज 0. फिर उसके बाद एम सी ए आर. शाबाश अनस, इस दफा तुम्हारी बड़ी अच्छी तैयारी है भाई. गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी, राइट. और आखिरी जी ए सी ए आर, ये है सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, राइट. और बीच में आ जाता है प्रॉफिट सैटिस्फिसिंग. समझ आ गया? इस डायग्राम को अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिएगा. अब आते हैं, किसी बच्चे को डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही? हाँ बेटे, मैक्सिमम प्रॉफिट P0 पे था, नॉर्मल प्रॉफिट P3 पे, बीच में जो भी आउटपुट और प्राइस है Q0 से ऊपर और Q3 से नीचे. हाँ, प्राइस भी P0 से नीचे, वो सारा सेटिस्फाइंग प्रॉफिट है. ठीक है, तो बताना है आपने कि ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन मैनेजरियल थ्योरीज कहती हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, और गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव कहता है एलोकेटिव एफिशिएंसी, एमसी इज इक्वल टू ए आर. अब जरा वापस क्वेश्चन पे जाते हैं. और वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी इसके रिजल्ट में प्राइस और आउटपुट पे क्या असर आएगा. मुझे बताएं, प्राइस क्या हो रही है हमारे डायग्राम के मुताबिक? हम एमसीएमआर से हटे और सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे गए, प्राइस कहां से कहां आई है? एनीवन जी? प्राइस हैज रिजन और फॉलन. प्राइस पे क्या असर पड़ा है? हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोड़ा है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे गए हैं ड्यू टू प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम. व्हाट इज हैपनिंग टू द प्राइस? P0 से P3 पे आई है, कम हुई है. आउटपुट क्या हुई है? Q0 से Q3. तो प्राइस इज लाइकली टू फॉल, आउटपुट इज लाइकली टू राइज. जी मेरा बेटा.
अब्दुलरहमान है। ओके। ओके, एक बार ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज कर लें। ये पूरा क्वेश्चन मैंने करवाया है जो कि मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ऐसे सारे छोटे छोटे क्वेश्चन उसी में से निकल सकते हैं। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट। मेरा बेटा हमेशा आप पहले डिमांड कर्व लगाओगे, उसको ए आर, एम आर को सेंटर में गिरा दोगे, ओरिजिन और डिमांड कर्व के। एवरेज कॉस्ट को नॉर्मली हम यहां से लगाते हैं, लेकिन आपने यहां से लगाना है ताकि सारे ऑब्जेक्टिव दिखा सको। और एमसी को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करवा के जाओ। अब पहला ये मैंने ऑब्जेक्टिव लिया, एमसीएमआर को इकट्ठा करके और डिमांड कर तक जाके जब प्राइस बनाई, अब्दुलरहमान कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? यस, देन व्हाई हैव अ क्वेश्चन देयर? यस, इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी कॉन्फिडेंट। दूसरा, एम आर जीरो होने दिया मैंने, फिर डिमांड कर्व तक जाके प्राइस बनाई, क्यू वन पी वन, ये कौन सा एम पूरा हो रहा है? नहीं, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, यस। और फिर मैंने एम सी ए आर को इकट्ठा किया, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, इसके ऊपर मेरी प्राइस P2 हो गई डिमांड कर्व के मुताबिक और क्वांटिटी Q2। अब ये कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है अब्दुलरहमान? नहीं मेरा बेटा, MCAR क्या होता है? अभी आपने एफिशिएंसी का क्वेश्चन किया है। MC, हाँ, AR इज गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी। आप एक बार रिवाइज करो ये। और ACAR पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन है मेरा बेटा। सबसे ज्यादा सेल्स Q3 पे इधर हो रही है ना, E2 P3। समझ आ गया? तो प्राइस गिरेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये क्वेश्चन ना कीजिएगा, इवैल्यूएशन में उसकी कुछ अजीब सी एक्सपेक्टेशंस होंगी। वो चाहेगा बच्चा बताए इसका इक्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है, कंज्यूमर पे क्या असर पड़ रहा है, प्रोड्यूसर्स पे क्या असर पड़ रहा है, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा शॉर्ट रन में। हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोड़ा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे गए। मुझे बताएं, मुझे बताएं प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा शॉर्ट रन में? कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में बिकॉज ऑफ ग्रोथ प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। राइट? अब आगे चलें। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। हाँ, इसकी वैल्यूएशन जरा मुश्किल है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट जी, कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ेगा? लोअर प्राइसेस, ठीक है। और मोर इक्वालिटी, क्योंकि कंज्यूमर को चीजें जब सस्ती मिलती हैं तो गरीब ज्यादा फायदा उठाता है। मोर इक्वालिटी इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा क्योंकि आउटपुट ज्यादा हो रही है। तो अगर सेल्स टैक्स लगे हुए थे वो बढ़ेंगे, अलबत्ता इनकम जो कॉरपोरेशन टैक्स है फर्म्स के प्रॉफिट पे, वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करें जब आपके पास इतना क्लियर कट एफिशिएंसी का क्वेश्चन मौजूद है। क्लियर ऑन दैट बच्चों? All right, we're done. I'm gonna close my recording unless you have any questions.